कहानी की शुरुआत में हम कैलिफोर्निया के एक बेहद संकरे पहाड़ी रास्ते को देखते हैं, जहां एक लड़की ड्राइविंग के दौरान चैटिंग और सोशल मीडिया में इतनी खोई हुई है कि उसे अपनी मौत का अंदाजा भी नहीं रहता। तभी अचानक एक जोरदार चट्टान खिसकती है और उसकी कार को सीधा गहरी खाई की तरफ फेंक देती है। गाड़ी हवा में लटक जाती है और लड़की की जान सिर्फ एक पतले से धागे के सहारे बची होती है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के रेस्क्यू पायलट रेमंड यानी द रॉक की, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने जाबाज हेलीकॉप्टर रेस्क्यू क्रू के साथ वहां पहुंचते हैं। हालात इतने खतरनाक है कि पूरी टीम उस खाई में समा सकती है। रेमंड अपनी अविश्वसनीय ताकत और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेते हैं। इस हैरान कर देने वाले रेस्क्यू के तुरंत बाद कहानी शिफ्ट होती है एक आलीशान यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में, जहां सिमोलॉजिस्ट लॉरेंस एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। वह कंप्यूटर और ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे जमीन के नीचे का टेक्टोनिक प्लेट्स एक बड़े तबाही के जाल को बुन रही है। कैलिफोर्निया में एक भयानक भूकंप आना तय है और यह सिर्फ समय की बात है। इसी बीच हम रेमंड के निजी जिंदगी में आते हैं, जो इस समय अपने बेटी ब्लैक से फोन पर बात कर रहा है। रेमंड का अपनी पत्नी एम्मा से तलाक होने वाला है और एम्मा एक बेहद अमीर बिजनेसमैन डेनियल के साथ नए घर में शिफ्ट हो रही है। अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे रेमंड को एक और बड़ा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब डेनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को जा रही है। लेकिन इस पारिवारिक ड्रामे से कोसों दूर हुवर्ड डैम पर लॉरेंस और उसकी टीम भूकंप का पता लगाने वाले एक एडवांस सिस्टम को टेस्ट कर रही है। तभी अचानक उनके स्क्रीन्स पर जो रीडिंग्स आती है उसे देखकर वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इससे पहले कि वो किसी को अलर्ट कर पाते, पूरा हुवर्ड डैम के ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है और लॉरेंस का एक बेहद करीबी साथी इस खौफनाक हादसे में अपनी जान गंवा बैठता है। हुवर्ड डैम पर आई उस भयानक तबाही की लहर अब सीधे लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ रही थी, जहां रेमंड की पत्नी एम्मा एक आलीशान गगनचुंबी इमारत के रेस्टोरेंट में डेनियल की बहन के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक पूरी धरती किसी झूले की तरह हिलने लगती है और देखते ही देखते कंक्रीट की मजबूत दीवारें कांच की तरह बिखरने लगती है। चीख पुकार के बीच लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन इमारत का फर्श ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है और कई लोग सीधे मौत के गड्ढे में समा जाते हैं। एम्मा किसी तरह मलबे से बचते हुए छत की तरफ भागती है और रोते हुए रेमंड को फोन लगाती है। रेमंड, जो उस वक्त अपने हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए ले जा रहा था, बिना एक पल गंवाए अपनी सरकारी ड्यूटी छोड़ एम्मा की तरफ उड़ पड़ता है। लॉस एंजलिस के ऊपर मंडराते हुए रेमंड देखता है कि पूरा सिटी जल रही है और गगनचुंबी इमारतें एक दूसरे के ऊपर गिर रही है। वह बेहद खतरनाक तरीके से हेलीकॉप्टर को एम्मा की ढहती हुई बिल्डिंग के पास लाता है और एम्मा मौत की छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर में आ जाती है। लेकिन राहत की यह सांस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि तभी एम्मा के फोन पर उनकी बेटी ब्लैक की कॉल आती है। ब्लैक इस वक्त सैन फ्रांसिस्को में डेनियल की विशाल और बेहद ऊंची बिल्डिंग के अंडरग्राउंड गैरेज में फंसी हुई थी, जहां भूकंप के जोरदार झटकों ने उनकी गाड़ी को मलबे के नीचे दबा दिया था। डेनियल का ड्राइवर मौके पर मारा जाता है और ब्लैक भारी कंक्रीट के नीचे बुरी तरह फंस जाती है। डेनियल उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी एक जोरदार झटका आता है और डर के मारे डेनियल का सारा हौसला टूट जाता है। अपनी जान बचाने के स्वार्थ में वह उस बेबस लड़की को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर भाग खड़ा होता है। तभी अंधेरे में उसे दो अनजान आंखें अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। खुशकिस्मती से वो अनजान चेहरे दो भाई हुगो और आर्ट थे, जो डेनियल के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आए थे। ब्लैक की चीखें सुनकर वे अपनी जान की परवाह किए बिना उस अंधेरे और ढहते हुए गैरेज में वापस आते हैं और अपनी सूझबूझ से कंक्रीट के भारी मलबे को हटाकर ब्लैक को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकलते ही ब्लैक तुरंत अपने पिता रेमंड को फोन करती
करती है और बताती है कि डेनियल उसे मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गया है। रेमंड उसे हिम्मत रखने को कहता है और उसे सैन फ्रांसिस्को के कोई टावर की तरफ बढ़ने का निर्देश देता है, जहां वो उसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का वादा करता है। लेकिन तभी हवा में उड़ रहे रेमंड के हेलीकॉप्टर का गियर बॉक्स पूरी तरह फेल हो जाता है और हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। रेमंड बेहद सूझबूझ से उसे एक बड़े मॉल के कपड़ों वाले हिस्सों में क्रैश लैंड कराता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है लेकिन आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को की सड़क पर डेनियल अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहा था और खौफ के मारे वो रास्ते में आने वाले मासूम लोगों और बूढ़ों को मौत के गड्ढे में ढकेलने से भी बाज नहीं आ रहा था। इस बीच वैज्ञानिक लॉरेंस मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को लाइव आकर चेतावनी देते हैं कि इतिहास का सबसे भयानक भूकंप अब सैन फ्रांसिस्को से टकराने वाला है, जो पूरी सिटी को नक्शे से मिटा देगा। रास्ते बंद होने के कारण रेमंड एक लुटेरे से बंदूक के दम पर गाड़ी छीनता है और एम्मा के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में पूरी जमीन दो हिस्सों में फट जाती है और एक ऐसी विशाल खाई सामने आती है जिसे पार करना नामुमकिन था। जमीन के बीचों बीच खींची उस गहरी और भयानक खाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन रेमंड हार मानने वालों में से नहीं था। तभी उसे वहां एक बुजुर्ग कपल मिलता है, जिनसे रेमंड अपनी गाड़ी के बदले एक छोटा हवाई जहाज ले लेता है। रेमंड और एम्मा उस छोटे से प्लेन में सवार होकर सैन फ्रांसिस्को की ओर उड़ान भरते हैं, लेकिन जैसे ही वे शहर के करीब पहुंचते हैं, इतिहास का सबसे खतरनाक और महाविनाशकारी भूकंप पूरी ताकत से सैन फ्रांसिस्को पर धावा बोल देता है। पूरी सिटी ताश के पत्तों की तरह हिलने लगती है, बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज होने लगती है और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मच जाती है। रेमंड किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करते हुए जाइंटस स्टेडियम के बीचों बीच पैराशूट के जरिए सुरक्षित लैंड करता है। जमीन पर कदम रखते ही उसे समझ आ जाता है कि अब पैदल आगे बढ़ना मौत को बुलावा देना है, इसलिए वह तुरंत एक बड़ी मोटर बोट का इंतजाम करता है और एम्मा को लेकर समुद्र के रास्ते ब्लैक को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन कुदरत का कहर अभी शांत नहीं हुआ था। समंदर का पानी तेजी से पीछे हटने लगता है, जो इस बात का संकेत था कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। रेमंड बोट की रफ्तार बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके सामने पानी की एक विशालकाय गगनचुंबी दीवार खड़ी हो जाती है। बदकिस्मती से उसी लहर के साथ एक 10,000 टन का विशाल कंटेनर शिप भी उसी के तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। मौत उनके बिल्कुल सामने थी। रेमंड अपनी पूरी ताकत और ड्राइविंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस विशाल कंटेनर शिप के मलबे और उठती हुई लहरों के बीच से बोट को निकाल लेता है, जबकि वो दैत्यकार जहाज सीधे गोल्डन गेट के ब्रिज से टकराकर उसे तबाह कर देता है। उसी पुल पर मौजूद स्वार्थी डेनियल इस भयानक तबाही में कुचलकर अपनी अंजाम को पहुंचाता है। इधर सुनामी का वो खौफनाक पानी अब सीधे शहर के भीतर घुस चुका था और डेनियल और नवनिर्मित गगनचुंबी इमारत तेजी से डूबने लगी थी, जिसके भीतर ब्लैक, हुगो और आर्ट फंसे हुए थे। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ता है कि ब्लैक एक कमरे में पूरी तरह लॉक हो जाती है। खिड़की के बाहर से रेमंड अपनी बोट को लेकर पहुंच तो जाता है, लेकिन शीशे के उस पार ब्लैक के पास सांस लेने के लिए आखिरी कुछ सेकंड बचे थे। रेमंड बिना डरे पानी में छलांग लगाता है और डूबे हुए मलबे को हटाने की नाकाम कोशिश करता है। तभी ब्लैक की सांसें टूट जाती है और वह पानी के भीतर ही दम तोड़ देती है। अपनी बेटी को इस तरह आंखों के सामने मरता देख रेमंड का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह ब्लैक के बेजान शरीर को पानी से बाहर बोट पर लाता है और पागलों की तरह उसे सीपीआर देना शुरू करता है। एम्मा की आंखों में आंसू थे और उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक ब्लैक हंसते हुए अपनी आंखें खोल देती है। आखिरकार कुदरत के इस सबसे भयानक तांडव के थमने के बाद यह बिखरा हुआ परिवार एक बार फिर एकजुट हो जाता है। ढह चुके सैन फ्रांसिस्को के खंडहरों के ऊपर अमेरिकी झंडा लहराते हुए देख एम्मा पूछती है कि अब आगे क्या होगा, जिस पर रेमंड पूरी रीता से जवाब देता है, अब हम इसे फिर से बनाएंगे।